गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शफकत राणा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा से आप सभी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, उनके कंपोनेंट्स, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनिक क्षारक, फॉस्फेट आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग कई क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकारों में से एक है। एक प्रकार डीएनए होता है और दूसरा प्रकार आरएनए होता है। दुनिया के सभी प्रकार के जीवों में डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, प्लांट वायरसेस को छोड़कर। प्लांट वायरसेस में आरएनए पाया जाता है और जितने भी जीव जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, यह डीएनए द्विसूत्रीय अणु होता है। यद्यपि एक अपवाद है इसमें, जीवाणुभोजी वायरस 5X174 वायरस, जो कि एकल सूत्रीय डीएनए अपने में रखता है। जीवाणु में डीएनए वृत्ताकार प्रकार का होता है। इसी प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी डीएनए वृत्ताकार होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में एक और विशेषता है कि इनका जो डीएनए है वो प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बना लेता है तथा इसी रूप में यह कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों में यह क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। कोशिका के केंद्रक से बाहर जो कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है वो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता और वो अनावृत रूप में या नेकेड रूप में पाया जाता है, जबकि केंद्रक के अंदर का समस्त डीएनए सर्पिल और कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। डीएनए के अणु की कुछ लंबाई के बारे में हम चर्चा करें। एक सामान्य जीवाणु कोशिका ई कोलाई में इसकी लंबाई लगभग 1.4 मिलीमीटर होती है। फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में यह लगभग 2.1 सेंटीमीटर लंबा होता है। मानव कोशिका में इसकी लंबाई एक कोशिका में 3 मीटर के आसपास बताई गई है। और यदि हम इसको तुलना करें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी सूक्ष्म कोशिका, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं, उसमें 3 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। इसीलिए एक अनुमान के अनुसार यदि एक वयस्क मानव की समस्त कोशिकाओं के डीएनए को मिला दिया जाए तो उसकी कुल लंबाई 2 × 10⁻13 मीटर के आसपास आती है, जो कि पृथ्वी से सूर्य तक के 70 चक्कर आने जाने के बराबर मानी गई है। ट्रिलियम के अंदर डीएनए की लंबाई लगभग 37.2 मीटर आंकी गई है। तो ये कुछ बातें हुई डीएनए के अणु की लंबाई के बारे में। अब बात करते हैं हम डीएनए के मात्रा की। तो याद रखें, डीएनए की मात्रा को सदैव पिकोग्राम में नापा जाता है और 1 पिकोग्राम का मान इनकेस पद्धति में 10⁻⁻12 ग्राम्स के बराबर होता है। एक द्विकुंडलित डीएनए का 31 सेंटीमीटर का खंड 1 पिकोग्राम के बराबर माना जाता है। 31 सेंटीमीटर का खंड। और जो ट्रिलियम पौधा है उसके डीएनए की मात्रा करीबन 120 पिकोग्राम के बराबर मानी गई है। तो ये कुछ बातें हुई डीएनए की लंबाई और उसकी मात्रा के बारे में। अब हम उसके अणुभार की चर्चा करते हैं। तो डीएनए बहुत ही अधिक अणुभार वाले अणु होते हैं। इनका सामान्य अणुभार 10⁶ से 10⁹ के क्रम में होता है। और एक उदाहरण है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका अणुभार 2.6 × 10⁹ के रेंज का होता है। T2 बैक्टीरियोफेजेस के अंदर इनका अणुभार 1.2 × 10⁸ के क्रम का होता है। और इन T2 बैक्टीरियोफेजेस को छोड़ करके जो अन्य वायरस हैं उनका अणुभार 1 से 350 × 10⁶ के रेंज में होता है। अब आ जाइए हम डीएनए के केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन की चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था,
रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि डीएनए 3 प्रकार की यौगिकों से मिलकर के बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। ये तीनों मिलकर परस्पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और डीएनए की संरचना में ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं, इसीलिए डीएनए को बहुन्यूक्लियोटाइड अणु कहा जाता है। अब हम एक एक घटक के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ये आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेंटोज शर्करा 5 कार्बन वाली एक शर्करा होती है और वो एक रिंग या वलय संरचना प्रदर्शित करती है। देख रहे हैं आप चित्र में, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5वां कार्बन रिंग के बाहर होता है और रिंग के निर्माण में 5वां एटम या अणु ऑक्सीजन भाग लेता है। कार्बन 2 पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसी कारण यह शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहलाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डीएनए की कि उसकी जो पेंटोज शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यही कारण है कि डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल दिया गया है। अगला घटक नाइट्रोजनिक क्षारक होता है और तीसरा घटक फॉस्फोरिक अम्ल होता है। दूसरा घटक जो नाइट्रोजनिक क्षारक है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पिरिमिडिन जो है वो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए में पिरिमिडिन के नाम पर थाइमिन पाया जाता है, जो कि केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, H3PO4 रचना वाला यह एक तीसरा घटक है न्यूक्लियोटाइड का, और इस प्रकार से ये तीनों घटक मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक बहुन्यूक्लियोटाइड डीएनए की संरचना बनाते हैं। 2 अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का एक बहुत ही प्रचलित और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल प्रस्तुत किया था। न केवल वो उस वक़्त एक्सेप्ट किया गया, बल्कि आज भी पूरी 20वीं सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट खोज या कंट्रीब्यूशन वैज्ञानिक जगत को माना जाता है, और इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए हम देखते हैं कि उनके मॉडल के हिसाब से डीएनए की बहुन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये पीले रंग के ऊपर जिस पर कि मेरा पॉइंटर यहाँ रन कर रहा है, ये एक येलो कलर की जो आप ये देख रहे हैं रचना, ये कहलाती है एक बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, तथा इसके ठीक सामने ये वाली जो पीले कलर की देख रहे हैं आप, ये एक और बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के अंदर 2 बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं यहाँ से स्पष्ट रूप से पीले कलर में दिखाई दे रही हैं, और ये दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बीच में परस्पर या अलग अलग कलर्स से जुड़ी हुई हैं। ये 1, ये 2, ये ऐसे 3। तो ये जो कलर से जुड़ी हुई जो रचनाएं दिख रही हैं, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक सीढ़ी की स्टेप्स हैं। तो ये एक स्टेप हो गई, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ये स्टेप्स बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि क्या हैं, बेस पेयर्स या क्षार युग्म होती हैं, और इनसे ही दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी रहती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है, जो कि वॉटसन क्रिक मॉडल की है, कि ये जो दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं वो किसी एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ, अभी अगर आप मेरा पॉइंटर देख पा रहे हो, तो किसी एक एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं, यानी कुंडलित होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी मकान के अंदर या हम नई शॉप्स के अंदर देखते हैं कि गोल गोल घूमने वाली सीढ़ियां होती हैं, और जो कुंडलन की दिशा है, यानी जो कॉइलिंग की दिशा है, वो हमेशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में होती है। इस प्रकार डीएनए एक डबल हेलिक्स का निर्माण करता है। जब दोनों कुंडलन परस्पर एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, तो इनकी वजह से यहाँ 2 खांच या 2 ग्रूव्स उत्पन्न हो जाती हैं।
अब आप यहाँ पॉइंटर में देख पा रहे हो, ये वाला रीजन जो मैं यहाँ हाईलाइट पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेजर ग्रूव कहलाती है तथा इसकी चौड़ाई लगभग 22 एंगस्ट्रॉम और गहराई 8.5 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि ये वाला जो रीजन है, ये छोटा रीजन, या यहाँ हम व्हाइट वाले रीजन में देखें, ये जहाँ पर पॉइंटर दिख रहा है, ये शैलो ग्रूव, माइनर ग्रूव कहलाती है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है वो करीबन 12 एंगस्ट्रॉम और गहराई जो है वो 7.5 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों खांचे एक दूसरे के सामने स्थित होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर मेजर ग्रूव है तो उसके ठीक सामने यहाँ पर ये हो गया आपका माइनर ग्रूव होता है। दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में अभिविन्यासित या ओरिएंटेड होती है। यहाँ अब आप इस चित्र में देखें, ये सफेद कलर से जो रिंग बताई गई है वो है पेंटोज शर्करा की, यानी एक श्रृंखला की शर्करा में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ दिख रहा है। यहाँ देखिए आप, ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, इस शर्करा में भी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, फिर इस शर्करा में भी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ। जबकि दूसरी जो श्रृंखला है, इसमें जो शर्करा है उसमें ऑक्सीजन नीचे की तरफ होती है, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। इस प्रकार एक श्रृंखला में जो शर्करा है उसकी ऑक्सीजन ऊपर की तरफ यानी फेसिंग अपवर्ड्स होती है, जबकि दूसरी श्रृंखला में ऑक्सीजन नीचे की तरफ यानी फेसिंग डाउनवर्ड्स होती है। यदि हम उसको कार्बन संख्या के आधार पर देखें तो पेंटोज शर्करा की कार्बन संख्या गिने हम तो 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में भी 3 4 5 3 4 5। इसलिए यदि हम देखेंगे तो निचले की तरफ इस श्रृंखला में शर्करा का तीसरा कार्बन आएगा, जबकि ऊपर की तरफ पांचवा कार्बन आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पे। इसलिए इस श्रृंखला का अभिविन्यास 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगा, जबकि इसके सम्मुख स्थित जो बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसकी शर्करा का यदि हम कार्बन की संख्या के आधार पर अभिविन्यास देखें तो वो 3 4 5 यानी 3 ऊपर 4 नीचे और 5 नीचे, फिर 3 ऊपर 4 नीचे 5 नीचे, तो यानी 3 4 5 3 4 5, यानी ऊपर की तरफ हम देखें तो 3 प्राइम आएगा, जबकि नीचे की तरफ 5 प्राइम आएगा। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि डीएनए की दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं यद्यपि एक दूसरे के समानांतर पैरेलल स्थित होती हैं, किंतु उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो अभिविन्यास है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। अर्थात यदि एक श्रृंखला 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी श्रृंखला पक्का है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर अभिविन्यासित होगी। आइए हम इसको अगले और एक चित्र के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पैरेलल बनाई रखी हैं। और एक नई इंफॉर्मेशन और इस चित्र के माध्यम से जो दिखाई दे रही है वो ये है कि पूरे डीएनए का जो व्यास है, डायमीटर है, वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ अब आपको इस चित्र में स्पष्ट रूप से मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव यानी शैलो ग्रूव जो है वो आराम से यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ग्रूव मिला करके ये आपके डीएनए का हेलिक्स का निर्माण करते हैं। अब कुछ और सूचनाएं हम यहाँ इस चित्र के माध्यम से और वर्णन में हम पढ़ने की चेष्टा करते हैं कि जो डीएनए है, अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसी तरह से जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है वो एक कुंडलन यानी एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसके अंदर कुल 10 क्षार युग्म होते हैं। ये जो 10 क्षार युग्म है वो यहाँ पर ऐसे स्टेप्स के रूप में दिखा रखे हैं यहाँ, और इस ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं ये क्षार युग्म 1, ये क्षार युग्म 2, ऐसे क्षार युग्म 3। यदि हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, 5वां अंदर छिपा होगा, 6 7 8 9 और 10वां यहाँ छिपा होगा। ऐसे एक कुंडलन के अंदर टोटल 10 क्षार युग्म होते हैं। इसलिए दो निकटवर्ती स्थित दो जो क्षार युग्म हैं उनकी लेंथ होती है करीबन 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास। जो क्षार युग्म हैं इनका निर्माण एरविन चार्गव 1950 के अनुसार इस प्रकार से होता है: ए जुड़ेगा द्विबंध द्वारा टी से और जी जुड़ेगा त्रिबंध द्वारा सी के साथ, यानी ए टी और जी सी का क्षार युग्म कॉम्बिनेशन, बेस पेयर कॉम्बिनेशन हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि डीएनए में एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो ये है कि जब डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं
पाई जाती हैं, तो जब वो अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी में संचरित करता है, कम्युनिकेट करता है, इनहेरिट करता है, तब क्या उसकी दोनों स्ट्रैंड्स या दोनों बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं उसमें भाग लेती हैं? तो ऐसा नहीं है। कोई एक स्ट्रैंड ही उसकी आनुवंशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और उसी में हम कहते हैं कि सारी आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। उस स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि दूसरी स्ट्रैंड को, जो कि पूरक स्ट्रैंड होती है, उसको एंटीसेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तथा यही सेंस स्ट्रैंड या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो आपका आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण के समय mRNA का निर्माण करती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब हम अंतिम स्लाइड के अंदर एक फोटोग्राफ देखते हैं वॉटसन और क्रिक का, और वो अपने उस मॉडल के साथ खड़े हुए भी हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस बता रखी है, और सारे तीनों घटक जो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं वो किस प्रकार से स्पाइरली कॉइल स्टेज में जमे रहते हैं और इंटेड रहते हैं, वो बता रखा है।